सुबह उठते ही नींद खोलनी हो, रात को बहुत देर रात तक हमें पढ़ाई करनी हो, तो हमें ऐसे लगता है असम की चाय होनी चाहिए, कर्नाटका की रोबस्ता कॉफी होनी चाहिए, है ना। जब हम बात करें लंच की तो चावल होना चाहिए पश्चिमी बंगाल का, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे ऐसे दिमाग में चलती रहती है। हमें बहुत अलग अलग तरह का टेस्ट चाहिए होता है ना। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? एग्रीकल्चर से। ये सब चीजें एग्रीकल्चर से, तो हमें पता होना चाहिए ना कि किस चीज का उत्पादन कहाँ पर ज्यादा हो रहा है ना। कौन टॉप प्रोड्यूसर है इसका, कहाँ पे इसकी उत्पादकता ज्यादा है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आज हम कृषि वाला, एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है, ज्योग्राफी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, छोटी सी क्लास है, आपने टाइम देख लिया होगा। अच्छा, ये तो प्रीमियर है तो आपको टाइम नहीं दिखा होगा, लेकिन बहुत जल्दी ये क्लास खत्म होने वाली है। तो जुड़ जाइए अक्षम एकेडमी के साथ। मैं आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं। गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, जो कि हमारे सिलेबस में होता है, सिलेबस का पार्ट होता है कि ये वाली फसलें हमें पता होनी चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा ये जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और एरिया के लिए जो डेटा है वो 2022-23 का है। देखो, ये ज्यादा चेंज होता नहीं है। जहां पे चेंज हुआ है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो अपडेट करवाने वाला हूँ, है ना। और बाकी जब आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पर कि आप अभी तक पहुंचे नहीं हो, तो वहां पे यदि आप जाके ढूंढोगे तो आपको ये पीडीएफ अपडेटेड मिलेगी। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चावल की। चावल का हम 25% उत्पादन करते हैं भारत में। पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता है उसका 25% हम भारतीय उत्पादन करते हैं। टॉप पर है चाइना और सेकंड पर है भारत। हम ज्यादातर चीजों के उत्पादन में सेकंड नंबर पर है। ज्यादातर चीजों का उत्पादन हमारे दूसरे नंबर पर हमारा रैंक आती है। एक कॉफी है उसके अंदर नाइन्थ रैंक आती है। तो आपको रैंक ध्यान रखनी है, 2 है भारत की उत्पादन में, या फिर 9 है कॉफी के अंदर। ठीक है, इतना ध्यान रह जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं उत्पादन भारत के अंदर कौन सा राज्य ज्यादा कर रहा है। सबसे ज्यादा भाई साहब हमारे पश्चिम बंगाल जो है वो करता है। ये 2021-22 में टॉप पे था। अभी 2026-27 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अंदर जो पुराना जो अपना 2024-25 का जो डेटा आया है उसके हिसाब से पश्चिमी बंगाल फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है। थर्ड नंबर पर है तेलंगाना और पंजाब, संयुक्त रूप से बराबर प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, मतलब प्रति हेक्टेयर यदि उत्पादन की बात करें तो पंजाब जो है वो टॉप पर आ जाता है। ठीक है, कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है पंजाब। इसके बाद यदि हम बात करें कि एरिया कहां पे ज्यादा खेती की जा रही है चावल की, किस राज्य के अंदर ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर खेती कर रहे हैं चावल की, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। गेहूं की बात करें तो हम 15% दुनिया का गेहूं उत्पादित करते हैं। चीन फर्स्ट नंबर पर है गेहूं के उत्पादन में, और भारत जो है वो है सेकंड नंबर, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं होता है, मध्य प्रदेश के अंदर सेकंड नंबर है, पंजाब के अंदर थर्ड नंबर पर है। जो पंजाब है वहां पर प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। 2021-22 के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा थी, अभी इस पे सेकंड नंबर पर है। आज भी ये सेम डेटा है ना, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। क्योंकि हम उत्पादन के उस डेटा की बात नहीं कर रहे कि इतना मैट्रिक टन हुआ है, वो वाला डेटा तो हम ले ही नहीं रहे। वो ऐसे देख रहे हैं कि कहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, तो उस हिसाब से रैंकिंग वगैरह ज्यादा चेंज नहीं होती है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा एरिया के अंदर गेहूं की खेती की जाती है। कपास की यदि बात करें तो कपास चीन में सबसे ज्यादा होता है, भारत के अंदर सेकंड नंबर पर आता है। गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे है, तेलंगाना में थर्ड नंबर है। कपास के बारे में अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर काली मिट्टी चाहिए होती है, तो काली मिट्टी लावा वाली कहाँ पे है, हमने पठारी प्रदेश पढ़ा था, है ना। तो वो लावा निर्मित मिट्टी है वहां पर। तो जहां पर लावा मिट्टी होगी वहीं पे होगा, है ना। तो हम मिट्टी अभी तक नहीं पढ़े हैं बेशक, लेकिन चलो अभी इसको छोड़ते हैं, अभी ये टेबल पे ही ध्यान देते हैं। गुजरात जो है उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है कपास में। ठीक है, कपास की यदि प्रोडक्टिविटी आपसे पूछ लेते हैं कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कौन से राज्य में ज्यादा होता है, तो वो नाम लोगे आप गुजरात का। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा एरिया के अंदर कपास की खेती की जाती है। उसके बाद आता है गन्ना, जो कि हम विश्व का 20% उत्पादित करते हैं। ब्राजील इसमें फर्स्ट नंबर पर है, भारत सेकंड नंबर पर है।
यूपी में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, कर्नाटक थर्ड नंबर पे है, तमिलनाडु जो है वहां पर प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, यूपी में सबसे ज्यादा क्षेत्र के अंदर गन्ना का उत्पादन किया जाता है। चाय की यदि बात करें तो 20% हम उत्पादित करते हैं। चीन के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चाय का, भारत सेकंड नंबर पर है। असम में सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल सेकंड नंबर पे होता है, तमिलनाडु थर्ड रैंक पे है। असम जो है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है और असम के ही अंदर सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप चाय की जो पैकेट है उसके ऊपर देखते हैं असम के बागानों की कड़क और खुशबूदार चाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉफी की। कॉफी सबसे ज्यादा ब्राजील के अंदर इसकी खेती की जाती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने इसके बारे में बात भी की थी। और जो भारत है वो नव्या रैंक रखता है, ठीक है, 9th पोजीशन पर भारत का नंबर आता है उत्पादन के अंदर। अपने भारत के अंदर कर्नाटक सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है, केरल दूसरे नंबर पर आता है, तमिलनाडु की रैंक थर्ड है। कर्नाटक के अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और एरिया भी कर्नाटक का ही ज्यादा है कॉफी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी टेबल यहाँ पर खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि परसेंटेज वाइज यदि एरिया देखें कि किसका एरिया जो है ज्यादा है खेती करने के हिसाब से, तो चावल में सबसे ज्यादा हम खेती कर रहे हैं चावल की। गेहूं जो है दूसरे रैंक पे आता है, कपास थर्ड नंबर पर, गन्ना फोर्थ नंबर पर आता है। ठीक है, अच्छा जी। अब कौन सी जो फसल है उसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, वहां पर वर्षा कैसी होनी चाहिए, वहां की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो चावल है, चावल के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, ठंड का मौसम होना चाहिए, है ना। जलवायु होनी चाहिए उष्ण कटिबंधीय, है ना, इंडिका इसको बोलते हैं, या शीतोष्ण कटिबंधीय जिसको जेपोनिका बोलते हैं। ये जलवायु के ही नाम है, इंडिका और जेपोनिका। ठीक है, आप ऐसे ना समझे कि ये जो है किस्म है वो, है ना। वर्षा जो है 150 से 200 सेंटीमीटर, और मिट्टी जो है चीका युक्त या दोमट या जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। अच्छा, दोमट और जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? जहां पर नदियां अवसाद लाके छोड़ जाती हैं और मैदान जहां पर बनते हैं, नदियों से बने हुए जो मैदान होते हैं वहां पर दोमट या जलोढ़ मिट्टी होती है। खैर, हम मिट्टी के अंदर इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी आपको यह पता होना चाहिए कि जहां पर चावल का उत्पादन हो रहा है वहां पर मिट्टी दोमट या जलोढ़ है, ताकि हम जब मिट्टी पढ़ें तो आपको समझ में आ सके कि ये हमें पता है भाई, ये इधर वाला जो एरिया है जहां पर नदियां जो साथ छोड़ के जा रही है, जहां से नदियां बह रही है, वहां पर दोमट या जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, गेहूं का उत्पादन जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर होता है। टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट होता है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, बरसात की अगर बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। बलुई दोमट जो मिट्टी है वो सर्वश्रेष्ठ होती है गेहूं के लिए। कपास की मिट्टी की हम बात कर चुके हैं, काली होनी चाहिए, लावा से जो निर्मित है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। यदि जलवायु की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु इसके लिए बेस्ट मानी जाती है, और 20 से 30 डिग्री तापमान अगर हो तो यहाँ पर उत्पादन बहुत अच्छा अपने को मिलेगा कपास का। फिर बात करते हैं गन्ना की। गन्ना के लिए भी टेम्परेचर होना चाहिए कम, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो जलवायु है वो होनी चाहिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या उपाद्र, मतलब नमी जो है बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो 125 सेंटीमीटर के लगभग हो तो बहुत अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। यदि मिट्टी हो दोमट और काली, ठीक है, दोमट जहां पर हम चावल की खेती कर रहे थे, काली जहां पर कपास की, और इन दोनों का यदि मिक्सचर मिल जाता है तो गन्ना का उत्पादन सर्वश्रेष्ठ आपको देखने को मिलेगा। फिर चाय और कॉफी का जो उत्पादन है लेटेराइट मिट्टी के अंदर बहुत अच्छा होता है, और दोनों के अंदर ही 200 सेंटीमीटर वर्षा सही मानी जाती है। टेम्परेचर की यदि बात करें तो चाय के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर, वहीं कॉफी के लिए 20 से 25 सेंटीग्रेड बेस्ट माना जाता है। और चाय के लिए यदि जलवायु की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय अच्छी मानी जाती है। कॉफी की यदि हम बात करें तो जलवायु होनी चाहिए उष्ण कटिबंधीय, गर्म और आर्द्र। मुझे उम्मीद है ये टेबल दोनों मैं समझाने में आपको सफल रहा हूँगा। यदि नहीं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। रिवीजन वाली क्लास में मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जो आपका डाउट होगा वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कौन सी खेती के अंदर क्या क्या चीजें सही रहेगी। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे चावल। तो यदि जब हम चावल बो रहे हैं तो उस टाइम पे 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल जो कि 75 दिनों तक वहां पर भरा हुआ रहना चाहिए। चावल की खेती यदि आपने कहीं पे करते हुए देखा होगा तो पानी भरा हुआ रहता है और उसके अंदर जो चावल है वो लगाए जाते हैं। ठीक है। चावल की खेती 2000 मीटर की ऊंचाई, समुद्र तल से जो ऊंचाई है 2000 मीटर तक की, वहां तक की जाती है। इसके लिए जो दलदली निम्न भूमि है वो चावल, वहां पे यदि चावल की खेती की जाती है तो वो वाले जो चावल होते हैं वो स्वादिष्ट होते हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। उच्च भूमि जो हाईलैंड है, मतलब जो ऊपर यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों में हाइट पर यदि आप कर रहे हो तो वहां का दाना छोटा होता है और लाल रंग का होता है। अभी आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल जो है वो उत्पादन के अंदर टॉप पर है। यहाँ के जो किसान होते हैं वो कतई हेवी ड्राइवर होते हैं। वो साल के अंदर 3 किस्मों का उत्पादन करते हैं। पहली जो है वो है ओस, जो कि शरद काल के अंदर करते हैं। दूसरी अमन है जो कि शीतकाल में करते हैं। बोरो ग्रीष्म काल में करते हैं। ओस कब गिरती है? शरद काल के अंदर गिरती है। अमन कब होता है? शीतकाल के अंदर। बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा रहता है पढ़ाई के लिए मौसम, है ना, अमन रहता है। बोरो आपके ग्रीष्मकालीन जो किस्म है चावल की उसे कहते हैं पश्चिम बंगाल की एक किस्म है। चावल के यदि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कटक उड़ीसा के अंदर है। ठीक है। भारतीय फसलों में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। इसके अंदर एक रोग हो जाता है ब्राउन स्पॉट, फंगल या कवक वाला जो रोग होता है उसको बोलते हैं ब्राउन स्पॉट। ठीक है। तो चावल की खेती के बारे में आपको ये समझ में आ गया होगा। मिट्टी की हम बात कर चुके थे। छिका युक्त दोमट या जो नदियों द्वारा जो लाया गया अवसाद है, जो जलोढ़ मिट्टी है, वो इसके लिए बेस्ट रहती है। और इसकी यदि आप जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु की ऐसी बात की जाती है हमने, उष्ण कटिबंधीय आपके जो इंडिका है एक तो, और एक आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय जिसको जेपोनिका कहते हैं, है ना, वो वाली जलवायु उसके लिए बेस्ट होती है। ठीक है। फिर बात करते हैं गेहूं की। गेहूं जो है इसके अंदर 100 दिन पाला रहित होने बहुत जरूरी है। 2700 मीटर की हाइट तक गेहूं की कृषि की जाती है। खाद्यान्न फसलों में सबसे ज्यादा यदि प्रोडक्टिविटी है तो वो गेहूं की है। उत्पादन भले चावल का हम ज्यादा कर रहे हो लेकिन प्रोडक्टिविटी वो है गेहूं की सबसे ज्यादा। ठीक है। 100 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा गेहूं और चावल उत्पादन के क्षेत्रों को क्या करती है? अलग करती है। जो 100 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा है उसके इस साइड में तो आपके गेहूं की खेती की जाती है, इधर की साइड की जाती है चावल की खेती। यदि किस्मों की आप बात करते हैं तो भारत के अंदर गिरिजा, अर्जुन और मलाइका, मालविका, मलाइका इसलिए बोला ताकि आपको याद रहे। गिरिजा, अर्जुन, मालविका और सोनालिका, है ना। सोनालिका बोनी किस्म है। तो ये गेहूं की किस्में हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछ लिया जाता है ना। और आजकल तो सारी किस्में याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि 3 आपको वो खुद देगा, चौथी आपको गलत लिख के देगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कपास जो है इसके अंदर और ज्यादा टाइम ऐसा हो पाला रहित, 200 दिन पाला रहित होना बहुत जरूरी है। जल प्रवाह युक्त धरातल से क्या मतलब, जल भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। जल आपने पानी दिया और वो बहकर चला गया, जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। नरमा जो है कपास की एक किस्म है जो कि उत्तर पश्चिमी भारत में उत्पादित अमेरिकी कपास है, जहाँ जिसका रेशा जो है लंबा होता है। जो भारतीय कपास है वो उसका रेशा छोटा होता है। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन ये एक वो है, अपने क्या बोलते हैं उसको, जीएम फसल है। जीएम फसल मतलब इसके जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है इसको, कि आप इसके अंदर ये जो है बीमारियां वगैरह नहीं लगती, ये कीट प्रतिरोधक क्षमता होता है बीटी कॉटन के अंदर। ठीक है। तो यदि कपास की आपसे पूछ ले कि जीएम वाली जो किस्म है तो वो कौन सी है? बीटी कॉटन है। फिर आता है सलहटी। सलहटी क्या होता है? उत्तरी कर्नाटक में जो काली मिट्टी है उसको बोलते हैं सलहटी। और दक्षिणी कर्नाटक की जो लाल मिट्टी है ना, दक्षिणी कर्नाटक की लाल मिट्टी है उसको बोलते हैं दल दौड़हटी। ठीक है। तो सलहटी और दौड़हटी, सलहटी है उत्तरी कर्नाटक की काली मिट्टी और दक्षिणी कर्नाटक की जो लाल मिट्टी है उसे बोलते हैं दौड़हट्टी। इसकी किस्में 20 से ज्यादा है, विकास, विक्रम, विजय।
कल्याण और नर्मदा। ठीक है, कल्याण सोना जो है वो गेहूं का होता है ना, लेकिन सिर्फ कल्याण है तो वो कपास का है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नर्मदा वहां की नदी है, हमने नदियों में पढ़ा था। ठीक है, तो ये किसमें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं गन्ना के ऊपर। गन्ना पकने के अंदर लगभग 11 12 महीने का समय लगता है ना। ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा होता है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो दूसरे नंबर पे है ना। अच्छा, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? यूपी के अंदर होता है ना। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पर कर्नाटका है ना। ये बात हमने कर ली थी। और सबसे ज्यादा एरिया की बात करें तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है ना। अच्छा जी, पकने में 11 12 महीने का समय लगता है। पाला जो है इसके लिए हानिकारक होता है। दक्षिणी भारत में उत्पादकता और सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। और गन्ना प्रजनन संस्थान जहाँ पे बीज तैयार किए जाते हैं गन्ना के, वो है कोयम्बटूर, है ना। अच्छी किस्में जो है तैयार करी जाती है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। ठीक है, अच्छा, 125 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। गहरी दोमट और काली मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है ना। ये बातें हम कर चुके थे। फिर आ जाते हैं हम चाय के ऊपर। ठीक है, चाय भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण बागानी फसल है। ठीक है, जिसके अंदर हम सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट पे तो ऑब्वियसली चीन है ना। और हम जो है निर्यात के मामले में, जो चाय का यदि निर्यात की बात करें तो केन्या टॉप पर है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर इसकी बात होती है। भारत का स्थान जो है एक्सपोर्ट के अंदर फोर्थ है। ठीक है? हम चौथे निर्यातक हैं चाय के, क्योंकि हम खुद ही इतनी ज्यादा पी जाते हैं तो निर्यात कहाँ से करेंगे सबसे ज्यादा। अच्छा, पर पत्तियों के निरंतर विकास के लिए पूरे साल समान रूप से वर्षा होनी चाहिए। सुप्रवाहित ढाल होना चाहिए, मतलब पानी जो है रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए इस तरह से जो कंटूर लाइंस है उसके अंदर ऐसे खेती की जाती है, ऐसे ढलान वाले क्षेत्र के अंदर, है ना। सबसे ज्यादा असम के अंदर होती है, वो बातें हमने की है। निर्यात का मैं आपको बता चुका हूँ। उत्पादन चीन, भारत, केन्या, लेकिन केन्या जो है एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कर रहा है। चीन वाले भी खूब चाय पीते हैं। ठीक है, अच्छा, काली चाय की पत्तियां किण्वित होती है, जबकि चाय की हरी पत्तियां अकिण्वित होती है ना। तो आप जो चाय पी रहे हो वो किण्वित पत्तियों की पी रहे हो। टोकड़ाई चाय अनुसंधान जोरहट असम के अंदर स्थित है। ठीक है, चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से शुरू हुई थी, है ना। बारिश कितनी चाहिए कमेंट्स में बताओ? 200 सेंटीमीटर। नहीं बताओगे मुझे पता है। ठीक है, तो चाय के पौधे के लिए एक सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि जो ये पत्तियों का जो विकास है वो कब होगा? जब आप यहाँ पर पूरे साल इसको बारिश मिलेगी, है ना। लेकिन ऐसा है कि भाई ढाल जरूरी है ताकि वो पानी जो है निकलता रहे, नहीं तो भैया जड़ें जो है सड़ जाएगी, है ना। तो पहाड़ी ढलान जो है वहीं पर चाय की खेती की जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम कॉफी के ऊपर। कॉफी जिसे कहवा भी कहते हैं। अब इसकी जो है शुरुआत है भारत के बाबा बुंदन पहाड़ियाँ जो कि कर्नाटक के अंदर है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन करता है? आपका ब्राजील करता है। और भारत जो है वो 9th पोजीशन में आता है। इसके बाद यदि इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कर्नाटका के अंदर होता है, फिर केरल के अंदर होता है और तमिलनाडु के अंदर होती है कॉफी का उत्पादन। तो ये जो दक्षिण भारत के तीनों राज्य हैं, ये मिलकर, इनको तीनों को मिलाकर हम कहते हैं कॉफी बेल्ट। ठीक है, और उसके अंदर सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? कर्नाटका के अंदर उत्पादकता भी ज्यादा है और एरिया भी ज्यादा है। ये बातें हम कर चुके हैं। फिर यदि जलवायु वगैरह की बात करें तो वो भी हम कर चुके हैं, है ना। तो कॉफी का पौधा तेज धूप को सहन नहीं कर पाता, इसलिए इसको क्या करते हैं, अन्य जो पौधे होते हैं उसकी छाया के अंदर उगाया जाता है। इसकी तीन प्रमुख किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर ये जो अरेबिका है इसको सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन भारत में रोबस्ता जो है उसका उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, जो यदि रिसर्च सेंटर की बात करें, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र की, तो वो है बली होन्नूर, कर्नाटका के अंदर। ठीक है, ये थी हमारी इसके बारे में पूरी जानकारी, हमारी बातें। अब अपने पास ये जो उत्पादन की जो एक टेबल है,
इसके अंदर चावल का इस बार यदि इकोनॉमिक सर्वे यदि आप देखोगे इंडिया का, तो 154 मिलियन टन जो है इसका उत्पादन हुआ है। वहीं गेहूं का उत्पादन 120 मिलियन टन हुआ है। और यदि आप कपास की बात करो तो ये 34.35 मिलियन गांठे जो हैं वो, ये बेल्स मतलब गांठे है ना, कपास गांठों में गिना जाता है। अच्छा, गन्ने की आप बात करो तो ये 500 मिलियन टन से ऊपर जा चुका है, तो 500 मिलियन आप ध्यान रख सकते हो। चाय की यदि बात करें तो चाय हुई है अपने यहाँ पर लगभग 1380 से 1390, थोड़ा सा बड़ा है। और यदि कॉफी की बात करो तो 3.5 ये इतनी है, 3,52,000 मैट्रिक टन था। तो वो थोड़ा सा 3.60 है ना, 360, 3,60,000 मैट्रिक टन के लगभग जो है यहाँ पर अपने कॉफी का उत्पादन हुआ है ना। तो ये था अपना एग्रीकल्चर जो कि हमने 20 मिनट में खत्म कर लिया है। आगे हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, इसमें कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं, तो आप रिवाइज करना। और टेलीग्राम पर जरूर जाना। यहाँ पर मैं लिंक तो डाल नहीं सकता है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इधर क्लास में तो आप देख भी नहीं सकते हो कि वो टाइप करके आप सर्च कर लो। बाकी अक्षम एकेडमी यदि आप सर्च करते हो यहाँ पर, अ, यहाँ पर वो जो डेस है वो लगा के, तो आपको मिल जाएगा अक्षम एकेडमी का चैनल टेलीग्राम पर, जहाँ आपको मिल जाते हैं नोट्स। और यदि वहाँ पर कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो मैं डेली करंट अफेयर्स भी वहाँ पर डाल दिया करूँगा। करंट अफेयर्स की जल्द हम क्लास शुरू करने वाले हैं, कब से ये आपको पढ़ाने वाले डिसाइड करेंगे, अभी उनके पास टाइम नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।